हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जिसकी अपन ने सीरीज चला रखी है, इसका आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 9। इससे पहले इसके 8 पार्ट जो हैं वो अपन ने कर लिए हैं। पार्ट 1 से लेकर के 8 तक के जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें 10,000 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कवर करेंगे। और अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट देख ली तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा कंप्यूटर से। तो आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपको करना क्या है, एक तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाओ। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उस पर ज्यादा फोकस करना, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करो। अब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है ना, ये कंप्यूटर की तुलना में होती है, ये बताइएगा सामान्य होती है या फिर उच्च होती है या फिर निम्न होती है या फिर औसत होती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति की बात करें कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर को, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है शुद्ध, मानव, कृत्रिम या फिर और। तो जो कंप्यूटर होता है ना उसको किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे बोला नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, सारे ऑप्शंस को चेक करना है और देखना है क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन जो कि कह रहा है कि सारे अव्यय स्वचालित रूप से काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि इसमें निवेश और निर्गम यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। तो ये तो आपको सही से अच्छे से पता होगा इजीली कि ये तो सरासर बिल्कुल ही गलत बात बोली है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि स्मृति भंडार यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना वो कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा था कंप्यूटर की रचना शिल्प जो है उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत में निर्मित पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, परम, तेजस, क्रे या फिर एप्पल। तो राइट आंसर है परम जो है ये भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। अब देखो यहाँ पे परम की बात हुई है, तो परम 8000 परम 8000 जो है ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। और इस ये कब, देखो ध्यान देना, 1 जुलाई, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जैसे कि आपने देखा कि भाई भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर, तो उसका नाम आपके सामने है कौन सा, परम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 जुलाई, 1 जुलाई 1991 में सामने आया। कब सामने आया, बोले कि कब लॉन्च हुआ, तो ये 1 जुलाई को लॉन्च हुआ 1991 में। परम 8000 सुपर कंप्यूटर जो है ये भारत का अपना खुद का बनाया हुआ क्या है, सुपर कंप्यूटर है। तो बस इसमें से यही चीज याद रखनी है आपको, ये डेट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये डेट जरूर याद रख लेना। ये देखिए ये है
परम कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो एक और चीज ध्यान रखना कि परम 8000 में सीपीयू कितने थे ये पूछ सकते हैं, तो सीपीयू थे 64, यानी कि 64 सीपीयू थे। इसमें इनमोस T800 ट्रांसप्यूटर जो है ना, जो कि एक नया तरह का जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है उसका मतलब कि उपयोग इसमें किया गया था। तो यहाँ पे देखो ये इतना नहीं पूछा जाएगा, सीपीयू जरूर पूछ सकते हैं कि इसमें कितने सीपीयू थे, तो 64 ध्यान रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। और ये जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर जो है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि है परम, वो मल्टीटास्किंग कर सकता है या नहीं, तो ध्यान देना मल्टीटास्किंग कर सकता है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो कि है परम 8000, तो इसकी ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंची कि बिल्कुल इसके जैसा एक दूसरा सुपर कंप्यूटर जिसको लॉन्च किया 1991 में आईसेड जो है, आईसेड मॉस्को रूस में, इसके रूस के सहयोग से इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रे क्या है? ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो क्रे जो है वो भी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। अच्छा, यूएलएसआई जो है इसका प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन है 4th जनरेशन या फिर 5th जनरेशन या फिर 1st जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हम सारी चीजों की बात कर लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें यूज हुआ है यूएलएसआई। 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसमें यूज हुआ है वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का, ये भी ध्यान रखना। और 1st जनरेशन के कंप्यूटर जो है उसमें यूज हुआ है वैक्यूम ट्यूब्स का। किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर जो है इसमें यूज हुआ है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये देखो यहाँ पे देखो सारी चीजें, जैसा कि अपन ने देखा 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स में मैंने आपको बताया वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ है, और यहाँ पे इसका ड्यूरेशन भी देख सकते हो। देन दूसरी जनरेशन जो है इसमें ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन में मैंने बताया इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो 4th जनरेशन है इसमें मैंने बताया माइक्रो प्रोसेसर, और जो 5th जनरेशन है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें भी ULSI। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखिए, कंप्यूटर की जनरेशन की बात करें तो फ्रेंड्स 1st जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो। फिर 2nd जनरेशन के कंप्यूटर जो है ये आपके सामने इस तरह के थे। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें आईसी का यूज किया गया था वो इस टाइप के कंप्यूटर थे। उसके बाद 4th जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो इम्प्रूव होके थोड़ा इस टाइप के, और अभी 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है ये शुरू हुआ 3rd जनरेशन के कंप्यूटर से, तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर। 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसमें यूज किसका होता था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। 1st जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसमें यूज होता था किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का। 2nd जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है इसमें यूज होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। और जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर है इसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में भी वीएलएसआई ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये 1st जनरेशन के कंप्यूटर, 2nd जनरेशन के कंप्यूटर, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर, 4th जनरेशन के कंप्यूटर और 5th जनरेशन के कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्यक्तिगत उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। व्यक्तिगत उपयोग में लिए जाने वाला जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब यहाँ पे देखो माइक्रो कंप्यूटर की बात हुई है, तो फ्रेंड्स ध्यान देना माइक्रो कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है।
मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो है उसकी तुलना में माइक्रो कंप्यूटर जो है उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ओके, कई माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ना, कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक कीबोर्ड या और जो स्क्रीन जो है उसे सुसज्जित किया जाता है, तो उस वो क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर जो है ना वो भी होते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना भाई, सिंपल सी चीज है। कई माइक्रो कंप्यूटर्स हमें पता है कि पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। कब होते हैं, जब उनमें इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक कीबोर्ड और जो स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है, तब जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हुआ? तो माइक्रो प्रोसेसर का मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, और जो सेकंड जनरेशन है उसमें यूज हुआ ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत कौन सा कंप्यूटर नहीं है, एनालॉग, डिजिटल, मेन फ्रेम या फिर हाइब्रिड? तो राइट आंसर है मेन फ्रेम, ऑप्शन सी। ये जो है ना, ये कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकृत ये कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है सुपर, माइक्रो, मेन फ्रेम या फिर डिजिटल। तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, और भारत में निर्मित जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक अत्यंत छोटा कंप्यूटर जिसे हथेली पर रख करके कार्य किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है, नाम पे आ रहा है हथेली पे रखकर, तो हथेली को क्या बोलते हैं, पाम। तो पाम टॉप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, और इसका आंसर बता दो सभी लोग जल्दी से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका विकास हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस पर मल्टी यूजर्स काम नहीं कर सकते? मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर लैपटॉप? तो फ्रेंड्स ये जो लैपटॉप है ना, इस पे मल्टी यूजर यानी कि एक बार में एक से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो वर्क नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर कब बनाया था? 1960 में, 1970 में, 1980 में या फिर 1990 में? आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था 1980 में, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप जिसे अपन बोलते हैं टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, द्रव इसके प्रवाह संकेतों पर कार्य करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर सुपरसोनिक। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं एनालॉग कहलाते हैं, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4 बिट का समूह जो है ना वो कहलाता है, 4 बिट का समूह है क्या कहलाता है? बिट, बाइट, निब्बल या फिर किलोबाइट? तो 4 बिट का समूह जो है उसे कहते हैं निब्बल, ऑप्शन सी निब्बल। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस टाइप की क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इसको देखो सबको अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट होती है। कौन सी होती है? बिट होती है। ओके, और जो बिट है ना इसकी दो अवस्थाएं होती है, चालू और बंद। चालू यानी कि ऑन करना यानी कि 1, और बंद यानी 0, 1 और 0। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। निब्बल की बात करें तो निब्बल जो है वो 4 बिट से मिलकर बना होता है, यानी कि एक निब्बल में कितनी बिट होती है? 4 बिट होती है। अब हम बात करें बाइट की, तो बाइट जो है वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 होती है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट बिट, बिट से बड़ी निब्बल, निब्बल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट, और टेराबाइट से बड़ी पेंटाबाइट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि 1 गीगाबाइट है, इसमें बताओ कितने मेगाबाइट होते हैं?
या फिर यूं पूछ सकते हैं कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, गीगाबाइट जो है इससे छोटी यूनिट कौन सी है, मेगाबाइट। आप ध्यान रखना, ये 1024 है ना, ये तो सब में कॉमन आएगा। और लास्ट में नाम किसका आएगा, लास्ट में नाम आएगा, जैसे कि गीगाबाइट है, गीगाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, मेगाबाइट, तो इसमें लास्ट में क्या आ गया, मेगाबाइट। सेम वैसे 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं, किलोबाइट होते हैं। तो मेगाबाइट से छोटी यूनिट कौन सी है, किलोबाइट, तो इसके नाम के लास्ट में क्या आ गया, किलोबाइट हो गया। सेम वैसे ही देखो, अगर 1 टेराबाइट का पूछा जाए तो 1 टेराबाइट में 1024 तो याद रख लेना। फिर टेराबाइट से छोटी यूनिट कौन सी होती है, गीगाबाइट, तो लास्ट में क्या आ गया, गीगाबाइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार बताओ। 2, 8, 16 या फिर 4। तो फ्रेंड्स ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार होता है 8 होता है। आधार मतलब ये इस तरह से यहाँ पे 8, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी संख्या यहाँ पे दे दी और फिर यहाँ पे बेस में कितना लिखा हुआ है, 8, तो ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है, ये संख्या क्या है, ऑक्टल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या पद्धति में बाइनरी अंकों को 4 बाइनरी समूहों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसमें, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल। तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था। अब देखो हेक्साडेसिमल जो है ये वो संख्या पद्धति है जिसमें बाइनरी अंक जो होते हैं ना, उसको 4 बाइनरी समूहों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जाता है, हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट आपको बताना है 10101, और यहाँ पे बेस क्या दे रखा है, 2, तो यानी कि ये क्या है, बाइनरी नंबर है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे बताओ, बताओ किस तरह से करोगे। देखो किस तरह से करोगे, बहुत इजी है। ये अपने क्या हो गए, ये बाइनरी नंबर हो गए, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बस यहां से स्टार्ट हो जाओ, जीरो पावर की बात कर रही हूं मैं, है ना। तो देखो ध्यान दो, नहीं सॉरी, इधर से स्टार्ट नहीं होते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जीरो, जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है, इस तरह से करके। तो देखो अब यहाँ पे अपन ने बात करी, तो सबसे पहले जो है इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, वही चीजें हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, जैसे यहाँ पे इसकी पावर 0 रख दी, इसकी पावर 1 रख दी, इसकी 2 रख दी, इसकी 3 रख दी, इसकी 4 रख दी। तो बस कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पे देखो भाई कौन सा है, ये बेस क्या है, बेस है अपना 2। तो अब ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और पावर क्या रखेंगे, 0, तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि बेस क्या है, बाइनरी, और पावर क्या आएगी इस पे, 1 आएगी, तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखो, इसको अपन ने किया, यहाँ पे है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, दूसरे नंबर पे है ना ये, तो पावर 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सेम वैसे यहाँ पे देखो ये 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और पावर में लिखेंगे ऊपर 3, तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद लास्ट में क्या है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 के ऊपर पावर क्या रखेंगे 4, और फिर आ जाएगा ये 16। बस इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ऐड करके क्या आ जाएगा 21। तो यानी कि ये जो बाइनरी नंबर है उसको अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा 21, ठीक है 21, तो राइट आंसर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। किस तरह से कैसे क्या करना है, आप इजीली समझ में आ चुका है आपको, कि देखो अपन पावर किधर से रखेंगे, इधर से 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद बस बेस क्या है, 2 है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से, और पावर ऊपर से ऐड करते जाओ। जैसे कि 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करा किसे, 2 से, और पावर में क्या लिखा, 0। सेम वैसे ही 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करा 2 से और पावर में क्या लिख दिया 1। वैसे ही यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 1 को मल्टीप्लाई करा 2 से और पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखो 0 है, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और पावर में ऊपर क्या लिख देंगे 3। वैसे ही यहाँ पे देखो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और पावर लिख देंगे 4। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।